नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन की वोटिंग कंप्लीट हो गई। बहरहाल अभी तक फाइनल कितने परसेंट वोट पड़े हैं इसका कुछ भी खुलासा इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। अगर आप कुछ महीना पहले जाइए तो हरियाणा के इलेक्शन में भी यही हुआ था। जिस दिन काउंटिंग होनी थी उसके एक दिन पहले तक वोटिंग परसेंटेज बदल रहे थे कि कितने परसेंट वोट पड़े हैं पूरे हरियाणा में, और सीट दर सीट भी बदल रहे थे। अगर हमारी जानकारी गलत नहीं है तो हरियाणा में कुछ ऐसी भी सीटें थी जिसमें लगभग 11% से ज्यादा वोट परसेंटेज बदल गए काउंटिंग से पहले। अब महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर हम विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन के शब्दों में बोले तो आपको यह समझ में आएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटिंग के बाद बीजेपी के लिए काम करना शुरू करती। इलेक्शन से पहले इलेक्शन होते समय जितने भी पैसे की जरूरत होती है वो पैसे आपको कारपोरेट देता है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम अडानी जी का है। अगर आप गौर करें तो विगत 10 सालों में जो भी बीजेपी स्टेट्स जीती है या केंद्र में भी जीती है, उसमें जिस तरीके से पानी की तरह पैसा बहाया गया है ऐसा कभी भी इंडिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा। लेकिन विगत 10 सालों में अडानी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्शन में दिन प्रतिदिन इलेक्शन के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ना इलेक्शन कमीशन के कान में जू रेंगती है, ना हमारे कोर्ट के कानों में जू रेंगती है कि कोई पॉलिसी बनाई जाए कि इससे ज्यादा ही पैसे नहीं खर्च सकते। लेकिन इतने के बावजूद भी 2 दिन जब बचते हैं काउंटिंग के तो उस समय इलेक्शन कमीशन अपना काम शुरू कर देता है। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी हमारे पास होने के बाद भी हम 24 घंटे के अंदर में ये नहीं बता पाते कि कितना परसेंट वोटिंग एग्जैक्ट हुई है, यानी कि एक्चुअल वास्तविकता में कितना वोटिंग हुई है ये भी बताने में 2-2 दिन लग जाते हैं। जबकि दिल्ली के बगल में हरियाणा है तो भी, और मुंबई में तो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस के कारपोरेट ऑफिसेज भी बने हुए हैं। लेकिन इतने पर भी आज हम ये नहीं बता सकते 24 घंटे के अंदर में कि वोटिंग कितने परसेंट हो गई। अगर हम गौर से देखें तो सिर्फ 543 सीटें होती हैं लोकसभा के इलेक्शन में, जिसका इलेक्शन एक दिन में कराया जा सकता है और उसी दिन रिजल्ट भी दिया जा सकता है। आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है, हम चांद तक तो पहुंच गए लेकिन एक दिन में वोटिंग परसेंट देने से हम इनकार करते हैं। विपक्षी दल हमेशा इस बात को बोलता रह रहा है कि 10-10%, 15% वोटिंग परसेंटेज चेंज हो जाता है, यानी कि जो भी 6-7 बजे तक इलेक्शन कमीशन देता है उसके बाद 10-15% वोट बढ़ जाते हैं और हर एक सीट में अलग अलग परसेंट बढ़ता है। ये भी नहीं कि कोई कॉमन हो कि हाँ 2-4% वोट बढ़ते हो, किसी में 15, किसी में 10, किसी में 8, ऐसे से करके एवरेज देखें तो लगभग 8 से 9% वोट पूरे किसी भी स्टेट में होने वाले इलेक्शन में परसेंटेज वोट बढ़ जाता है। अब विगत कुछ दिनों से ये बात चल रही थी कि क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी वैसा ही खेल करने जा रही है जैसा उन्होंने हरियाणा में किया, क्योंकि हरियाणा की जनता आज भी इस शौक से उभर नहीं पाई है कि वो तो कांग्रेस को वोट देना पसंद कर रही थी लेकिन बीजेपी को कैसे वोट चलेगा, और बीजेपी जीत गई। आज अगर हम महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो इन दोनों स्टेट में इंडिया गठबंधन आगे आपको दिखती हुई नजर आएगी और विगत 4 महीना पहले से वो नजर आ रही है आपको। लेकिन जब रिजल्ट आएगा 23/11/2024 यानी 23 नवंबर को, तब क्या होगा ये वही समय बताएगा। लेकिन आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक घटना पर जिसपे अडानी जी के ऊपर अमेरिका में FIR दर्ज हो गई है कि उन्होंने भारत देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाने के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए का घूस गवर्नमेंट को दिया, और यह बात उन्होंने उनके इन्वेस्टर्स से छुपाई और उनको यह नहीं बताया कि प्रोजेक्ट्स इंडिया में लेने के लिए या अदर कंट्रीज में भी लेने के लिए उन्होंने लोगों को पैसा खिलाया है। अब यूएस में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है। राहुल गांधी जी इसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
कि अडानी का हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता, जबकि स्टेट के मुख्यमंत्री लोगों को जेल में डालने से बीजेपी नहीं चूकती, लेकिन अडानी को जेल में नहीं डाल सकती और ना ही उनसे पकड़कर सीबीआई या ईडी उनसे कोई क्वेश्चन कर सकती। ये बात सत्य है कि अगर अडानी जी जेल में जाते हैं तो ये मान के चलिए बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन आज के हमारे वीडियो बनाने का विषय ये नहीं है कि अडानी जी जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। आज हमारे वीडियो इस विषय को लेते हुए और इलेक्शन में आने वाले 23 तारीख को रिजल्ट में जो भी परिवर्तन होने वाला है या वही रिजल्ट आएगा जो आम जनता चाहती है, इस विषय को लेकर है। अगर हम गौर से देखें तो बीजेपी निकलती है आरएसएस से। आरएसएस अपने को बोलती है कि हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं, यानी कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम देश के लिए काम कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि जो बीजेपी आज किसी की कठपुतली बनकर बनी हुई है, उस बीजेपी को सत्ता में बने रहना चाहिए। अगर आरएसएस ये बोलती है कि हम सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको खुद बीजेपी को बोलना चाहिए कि वो रिजाइन दे और सत्ता पर से हट जाए। क्योंकि जिस तरीके से अडानी के ऊपर बार बार आरोप, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं, इस हिसाब से आज बीजेपी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। अगर हम हरियाणा के इलेक्शन को भी देखें तो यही कहीं नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा था। ठीक आज अगर हम महाराष्ट्र के इलेक्शन को देखते हैं तो बीजेपी का एक नेता पैसे के साथ भी पकड़ा जाता है, लेकिन वो खुल के बोलता है कि पैसा कहीं बरामद नहीं हुआ, जबकि यह सत्य नहीं है। वो ठीक है कि उद्धव ठाकरे जी के प्लेन को 24 घंटे में 2 बार चेक किया गया, लेकिन बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का प्लेन 24 घंटे के अंदर में 2 बार नहीं चेक किया गया होगा। अभी किसी भी विगत 10 साल के इलेक्शन में अगर किसी ने भूल चूक से कभी चेक भी कर लिया होगा तो उस अधिकारी की नौकरी चली गई होगी, बची नहीं होगी। लेकिन आज चूंकि अडानी का नाम फिर से एक बार सामने आया है, विगत 10 सालों से राहुल गांधी जी अडानी का नाम लेते रहे कि अडानी और मोदी जी आपस में एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तरफ अडानी और दूसरी तरफ मोदी जी। यह बात अब इंडिया में ना रह करके विदेश में भी जा चुकी। पहले तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और वो बताता है कि अडानी अपने ही शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और बड़ी रिपोर्ट आ जाती है यूएस से कि अडानी के ऊपर एफआईआर दर्ज है और उनको वहां की पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके इन्वेस्टर्स के पैसे को गलत इस्तेमाल किया। अगर हम राहुल गांधी जी की भाषा में इस बात को बोले तो आपको ये समझ में आएगा कि अडानी का अपने देश में कुछ नहीं हो सकता। और अब यह बात उजागर हो चुकी है कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता या पूरी बीजेपी आज अडानी के उंगलियों पर नाचती, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आज प्रधानमंत्री जी अडानी के खिलाफ कोई भी केस करते हैं तो सरकार गिर जाएगी और भारत देश के सारे इंस्टीट्यूशन जैसे सीबीआई, ईडी, आईटी कहां बैठा है ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि ये अडानी का केस है। अडानी का केस डायरेक्ट मोदी जी से लिंक है और यूएस ने जब आरोप लगाया है तो अब ये भी नहीं कह सकते ये यहाँ की मीडिया कि यूएस झूठ बोल रहा है और हमारे देश को या हमारे देश की ग्रोथ को रोकना चाहता, क्योंकि अब तो यूएस में वो प्रेसिडेंट आके बैठे हुए हैं जो कि मोदी जी के बड़े परम मित्र हैं। उसके बाद भी यूएस की एजेंसीज ने अगर ये कदम उठाया है तो सोचिए कि कितने बड़े घनिष्ठ मित्र हैं वो मोदी जी के, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। बहरहाल अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले इलेक्शंस के नतीजों की जो 23 तारीख को होने वाला है। अगर हम गौर से देखें जो ये घटना अडानी जी की घटी है, इससे कम से कम इलेक्शन कमीशन को कुछ तो ज्ञान लेना चाहिए, देश के प्रति ईमानदारी के साथ काउंटिंग करवानी चाहिए। और जिस तरीके का एग्जिट पोल आया है और जो 3-4 महीनों से माहौल है, कम से कम वैसा ही रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि इंडिया गठबंधन को ही महाराष्ट्र और झारखंड में जीत मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात मान के चलिए कि 23 तारीख को फैसला कुछ भी हो सकता है। जहां तक अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार जो वोट परसेंटेज है और जो आम जनता ने वोट किया है उसके अनुसार ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन को 155 से 175 सीटों के बीच में मिल रही है
और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आ रहा है। झारखंड में लगभग 55 से 60 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही और वहां भी इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आ रहा है। लेकिन 23 तारीख को ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से काउंटिंग होती है और कैसे रिजल्ट आते हैं। उस समय हमारे पूरे चैनल की निगाहें इस पर बनी रहेंगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।